बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डाइहेड्रल ग्रुप। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिमेट्री, मैथमेटिक्स में सिमेट्री किसे कहते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है, सिमेट्री से मुराद ये है कि जो उसकी मिरर इमेज है ना वो सेम हो। अगर इस पॉइंट जितने फासले पर ये पॉइंट है वाई एक्सिस से, इतने ही फासले पर अगर एक पॉइंट यहाँ पर हो तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। यानी इसकी मिरर इमेज हमारे पास ये है, इस पॉइंट की मिरर इमेज ये है। या हम ग्राफ को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है तो जैसा ग्राफ इस तरफ है वैसा ही ग्राफ इस तरफ हो, तो यानी ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास सिमेट्री है। डाइहेड्रल ग्रुप में हम क्या करेंगे कि हम शेप्स लेंगे, उन्हें रोटेट करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे यानी फ्लिप करेंगे, और फ्लिप या रोटेट करने के बाद वो हमें वैसी ही दिखाई देंगी जैसी वो पहले थी। तो ऐसी जितनी भी रिफ्लेक्शंस या रोटेशंस हम उनके साथ कर सकते हैं, उन तमाम रिफ्लेक्शंस और रोटेशंस की जो कलेक्शन है वो हमारे पास एक ग्रुप बनेगा जिसे हम डाइहेड्रल ग्रुप कहेंगे। तो डाइहेड्रल ग्रुप जो है ये हमारे पास ग्रुप है एक रेगुलर पॉलीगॉन की सिमेट्रीज़ का। यानी एक रेगुलर पॉलीगॉन की जो सिमेट्रीज़ हैं उनकी जो कलेक्शन है वो हमारे पास एक ग्रुप है जिसे हम डाइहेड्रल ग्रुप कहते हैं। और रेगुलर पॉलीगॉन क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास एक ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी तमाम साइड्स और एंगल सेम हों। पॉलीगॉन जो है वह 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स से मिलकर बनती है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। इसके अलावा हमारे पास ये एक फिगर है जिसके अंदर 5 साइडें हैं या 6 हैं वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास क्या है? पॉलीगॉन। लेकिन अगर किसी की नंबर ऑफ़ साइड्स की लेंथ यानी साइड्स भी सेम हो और एंगल भी सेम हो तो वो हमारे पास क्या होगी? रेगुलर पॉलीगॉन। और रेगुलर पॉलीगॉन की जो रिफ्लेक्शंस हैं और रोटेशंस हैं उनकी कलेक्शन जो है वो हमारे पास एक डाइहेड्रल ग्रुप है। रोटेशन से क्या मुराद है? जैसे अगर ये हमारे पास एक स्क्वायर है तो एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है यहाँ से पास कर रही है, इसके अबाउट हम इसे रोटेट कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगी? रोटेशन। और अगर ये कोई लाइन है या ये हमारे पास कोई लाइन है या ये कोई लाइन है जो उसके डायगनल यानी डायगनल से पास कर रही है, ये लाइन है, इसके अबाउट जब हम उसे फ्लिप करेंगे तो वो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी। यानी इस तरह से करवाएंगे तो वो रोटेट है, और जब हम उसे इन लाइंस के अबाउट फ्लिप करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगी? रिफ्लेक्शन। इन सब की जो कलेक्शन है वो हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ट्राइएंगल है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर हैं और तीनों एंगल भी बराबर हैं। अगर मैं इसे 360 पर रोटेट करूं, हम क्या करते हैं कि हम इसके वर्टिसेस को नाम दे देते हैं, फिर हमारे लिए बहुत आसानी होगी समझने में। मैं कहता हूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये हमारे पास ये भी ए है, ये भी बी है और ये भी सी है। कोई से भी ए बी सी चाहे जो अंदर हैं ट्राइएंगल के या बाहर हैं, उनमें से कोई एक जो है उन्हें फ़िक्स कर लें। हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ़िक्स रहेंगे, ठीक है। और ये आइडेंटिटी है। ये किसके बराबर है? आइडेंटिटी। यानी हमने ना तो रिफ्लेक्ट किया है ना ही उसे रोटेट किया है, तो ये आइडेंटिटी है। अब इसकी साइड्स जो हैं वह हमारे पास 3 हैं। अगर हम इसे 360 पर रोटेट करेंगे तो फिर दोबारा ये वही बन जाएगी ना। 360 को डिवाइड करें 3 पर तो आंसर आएगा 120। यानी जो हमारे पास रोटेशन होगी, सबसे पहले हम इस ट्राइएंगल को 120 जो एंगल है उस पर रोटेट करवाएंगे। जब हम इसे रोटेट करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी? हमने कहा था कि ये जो बाहर ए बी सी हैं वो फिक्स हैं। जब हमने इसे रोटेट करवाया, ठीक है, तो ए जो है वो बी की जगह पर चला जाएगा, जो बी है वो सी की जगह पर आ जाएगा, और जो सी है वो ए की जगह पर चला जाएगा। इसे हम नाम दे देते हैं ए का। हमने इसे 120 पर रोटेट करवाया है। या तो आप इसे अब 240 पर रोटेट करवाएं या इसको 120 पर रोटेट करवाएं, तो फिर हमारे पास क्या फिगर बनेगी? ए बी सी फिक्स हैं,
सॉरी यहाँ पर ए है तो यहाँ सी होगा और यहाँ बी, मिस्टेक, ए बी सी। जब हम इसे अब दोबारा से 120 पर रोटेट करवाएंगे तो सी की जगह पर आ जाएगा बी, ए की जगह पर सी और यहाँ पर ए। इसे हम कह देते हैं ए रेज़ टू पावर 2। पहले हमारे पास था, अगर कन्फ्यूजन है तो हम इन्हें ए बी सी को 1 2 3 भी कह सकते हैं। हम इन्हें 1 2 3 ही कह लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ए रखा है। 2 और 3, ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है। अब मैं अगर दोबारा इसे 120 पर रोटेट करवाऊँ तो फिर क्या फ़िगर बनेगी? 1 2 3 ये फ़िक्स हैं, ये 2 था और ये 3 की जगह पर 2 आ जाएगा, 3 की जगह पर 3 और यहाँ पर 1। ये ए रेज़ टू पावर 3 है जो कि इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। पहले हमने 120 पर रोटेट करवाया तो ए बना, फिर 120 पर रोटेट करवाया तो फिर ए स्क्वायर बना, फिर 120 पर रोटेट करवाया तो वो ए क्यूब बना। यानी हमने टोटल 360 पर रोटेट करवाया है तो वो आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रोटेशन है उसका ऑर्डर क्या है? ए रेज़ टू पावर 3। ए रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए रेज़ टू पावर ए क्या था? ए हमारे पास रोटेशन थी जो हमने 120 पर उसे रेक्टेंगल को रोटेट करवाया था। फिर दोबारा 120 पर ए को रोटेट करवाया तो वो ए स्क्वायर बन गया। फिर दोबारा से उसे 120 पर रोटेट करवाया तो वो ए क्यूब जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी है। अब हमें ये पता है, हमने कहा था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 1 2 और 3, इसे हमने कहा था ई। अब हम क्या कर सकते हैं? हम इस वर्टेक्स के अबाउट इसे फ्लिप करवा सकते हैं, या इस वर्टेक्स के अबाउट फ्लिप करवा सकते हैं, या इस वर्टेक्स के अबाउट फ्लिप करवा सकते हैं। किसी एक के अबाउट हम उसे फ्लिप करवा सकते हैं। फ्लिप कैसे करेंगे, यानी रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? हम इस वर्टेक्स को फ़िक्स कर देते हैं। हम ये कंसीडर करते हैं कि हमने इसे फ़िक्स कर लिया है या हाथ से पकड़ लिया है। जब हम इस लाइन के अबाउट इसे फ्लिप करवाएंगे तो अब 1 तो फिक्स है, 1 फिक्स है, यहाँ पर 1 रहेगा। 2 फिक्स है, ये 3 फिक्स है। 2 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 2 आ जाएगा। इसे मैं नाम दे देता हूँ बी का। अब मैं इसे फ़िक्स रखता हूँ। अगर मैं इसे दोबारा से फ्लिप करवाऊँगा इसी लाइन के अबाउट तो फिर ये मेरे पास क्या बनेगा? बी रेज़ टू पावर 2 जो कि आइडेंटिटी बनेगा, क्योंकि 2 की जगह 2 आ जाएगा, 3 की जगह 3 जो कि ई है। यानी बी का ऑर्डर हमारे पास 2 होगा। यानी बी को हम 2 दफ़ा रोटेट करवाएंगे तो वो हमें आइडेंटिटी आंसर देगा। ठीक है। अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए? हमारे पास एलिमेंट्स आ गए आइडेंटिटी ए स्क्वायर और बी। टोटल 4 एलिमेंट्स आ गए। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर वैसे 2n है। नंबर ऑफ़ साइड्स हमारे पास 3 है तो 2 इंटू 3 6 ऑर्डर होगा। लेकिन हम यहाँ से भी देख सकते हैं, हम इस लाइन के अबाउट इसे इस लाइन के अबाउट कर सकते हैं फ्लिप, इसके अबाउट कर सकते हैं, इसके अबाउट कर सकते हैं, फिर ऐसे रोटेट करवा सकते हैं, इस तरह से ऐसे रोटेट, और ये इस तरह से। यानी टोटल 6 हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। और वैसे भी नंबर ऑफ़ साइड्स जो है वो हमारे पास 3 हैं तो ऑर्डर इसका क्या है? 2n, डाइहाइड्रल ग्रुप का। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स आ गए हैं वो क्या हैं? ई है, ए रेज़ टू पावर 2 और बी। अब हम ए को बी से यानी यहाँ पर कंपोजिशन होगी, हम कंपोज करेंगे, पहले फ्लिप करेंगे फिर रोटेट करेंगे। यानी एक फंक्शन पहले अप्लाई होगा फिर उसके ऊपर दूसरा फंक्शन अप्लाई होगा। ए बी का मतलब क्या है? पहले फ्लिप करें फिर उसे रोटेट करें। हम कंसीडर कर लेते हैं ये ट्राइंगल आइडेंटिटी थी, यानी 1 1 2 2 और 3। फ्लिप करेंगे, फ्लिप हमने किया था 1 के अबाउट, तो फ्लिप करने के बाद क्या बनेगी? यहाँ 1 है, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ हमारे पास 3 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा। यानी हमने इसे फ्लिप करवा दिया। अब हमने कहा था कंपोज करना है, पहले फ्लिप देन हम उसे रोटेट करवाएंगे, यानी पहले रिफ्लेक्ट फिर रोटेट। ए बी का मतलब क्या है? पहले रिफ्लेक्ट फिर रोटेट। अब रिफ्लेक्ट हो गई है, रोटेट करवा दें। रोटेट करवाने के बाद क्या बनेगा? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3,
तो 3 की जगह पर 1 आ जाएगा, सॉरी 3 की जगह पर 1 आएगा 1, और 2 की जगह पर 3 आएगा, और 1 की जगह पर 2 आएगा। यानी ये एक ऐसा एलिमेंट है, ये एक हमारे पास एलिमेंट बन गया है ए बी। ठीक है, ए बी का ऑर्डर भी 2 होगा, ए बी का ऑर्डर भी 2 होगा। क्यों होगा? अगर हम ए बी की पावर लें 2, तो उसका मतलब क्या होगा? ए बी इंटू ए बी। यानी हमारे पास ए बी तो है, ए बी हमने निकाल लिया ना, अब बी अप्लाई करेंगे, बी अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम पहले इसे फ्लिप करवाएंगे, फ्लिप करेंगे 1 के अबाउट, तो वो क्या होगा? 1 यहाँ फिक्स है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 यहीं रहेगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद है रोटेट, रोटेट करवाएंगे तो 2 की जगह 1 आएगा, 3 की जगह 2 और 1 की जगह 3, यानी आइडेंटिटी बन जाएगी। यानी ए बी का ऑर्डर भी 2 है। अब कितने एलिमेंट्स हो गए? ई 1 2 3 4 और ये 5। अब हम क्या करेंगे? ई को ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी बन गया, ए स्क्वेयर को बी से, और अब हम करेंगे ए स्क्वेयर को बी के साथ मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास क्या होगा? ए स्क्वेयर बी। यानी पहले हम क्या करेंगे? पहले हम फ्लिप करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर हम उसे 2 दफ़ा रोटेट करवाएंगे। अगर हम उसे फ्लिप करें तो वो क्या बनता है? 1 2 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। अगर हम इसे फ्लिप करें अब हम इसे रोटेट करवाएंगे 2 दफ़ा, एक दफ़ा रोटेट करवाएंगे तो ये 1 2 3, 2 यहाँ पर चला जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर। फिर दोबारा हमने इसे रोटेट करवाना है क्योंकि ए रेज़ टू पावर 2 है। 1 2 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यानी ये एक और एलिमेंट बन जाएगा, ये एक और एलिमेंट बन जाएगा। आगे जाकर हम S3 पढ़ेंगे, जब हम सिमेट्री ग्रुप पढ़ेंगे तो हम फिर बताएंगे कि D3 और S3 जो है आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, और हम उसको S3 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारा कुछ यूज़ करके। अब ए स्क्वेयर बी जो है इसका ऑर्डर भी 2 है। सिमिलरली जैसे हमने ए बी का ऑर्डर फाइंड किया था वैसे ही हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास टोटल जो है वो 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। और अगर हमें ये पता हो, हमने ये अगर कम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने पढ़ा हो कि अगर हम 1 के रूट्स निकालें, 1 के रूट्स, तो वो हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन के ना वर्टिसेस होते हैं। एक्स रेज टू पावर 3 है ना, वो इज़ इक्वल टू 1 है, तो इसके रूट्स हैं कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो जो हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन ट्राइंगल होगी तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये इसके वर्टेक्स हैं, और इनके दरमियान जो फासला होगा, दो जो रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये सेम होगा। खैर हमने डाईहेड्रल जो D3 था, D3 मतलब हमने 3 नंबर ऑफ़ साइड्स जो हैं वो कंसीडर, यानी एक रेगुलर पॉलीगॉन कंसीडर की है जिसकी 3 साइड्स हैं और उसके हमने एलिमेंट्स फाइंड किए हैं। तो D3 में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से आए हैं? E है, A है, A स्क्वायर है, फिर B है, A B एंड A स्क्वायर B। अगर हम बी ए की बात करेंगे तो वो भी इनमें से ही कोई एक एलिमेंट होगा। बी ए यानी ए बी है ना, बी ए की बात करेंगे तो वो भी इनमें से कोई एलिमेंट होगा। ए स्क्वायर बी है तो बी ए स्क्वायर भी इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट होगा। तो D3 जो है हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास 2 एलिमेंट से जनरेट हुआ है। एक हमारे पास क्या है? रोटेशन, और दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्शन। यानी इन 2 एलिमेंट्स की मदद से हमने उस पूरे ग्रुप को जनरेट किया है। तो हम ए बी सच डैट ए रेज टू पावर 3 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बी रेज टू पावर 2 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, और हमारे पास बी इन्वर्स जो है वो इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स होगा, या बी ए इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर बी। ये अब हम अभी देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे इसके बराबर है। हमने बात की है कि बी इन्वर्स ये बराबर है ए इन्वर्स के। अब क्योंकि हमारे पास बी का ऑर्डर 2 है तो बी और बी इन्वर्स सेम होंगे, यहाँ पर बी ही आएगा। अगर हम देखें ए का ए है, ए क्या था? ए हमारे पास बराबर था 120 पर जो हमने रोटेशन ली थी, 1 2 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3।
और ए का इन्वर्स क्या था, ए का इन्वर्स था ए रेज़्ड पावर 2। वो हमारे पास क्या है, वो है 1 2 3, 2 3 और 1। अब हमने ये बताना है कि हम पहले बी इन्वर्स बी ही है, हमने ये बताना है कि हम पहले फ़्लिप करेंगे, फिर रोटेट करेंगे, फिर दोबारा से फ़्लिप करेंगे तो वो ए इन्वर्स बनेगा। अब हम ये करके देख सकते हैं, बहुत आसान है। पहले फ़्लिप करें, फिर उसे रोटेट करें, फिर दोबारा फ़्लिप करें तो वो ए इन्वर्स बनेगा। या मैं दोनों तरफ अगर बी इन्वर्स अप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा बी ए इन्वर्स बी। और ए इन्वर्स बी क्या है, ए रेज़ टू पावर 2। तो हम जो डाईहेड्रल ग्रुप है, इसी तरह से अगर हमारे पास स्क्वायर हो तो उसकी सिमेट्रीज़ भी फाइंड कर सकते हैं। 360 है तो 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 90 होगा, यानी ये ई है, हम 90 पर रोटेट करेंगे तो वो ए बनेगा, फिर दोबारा 90 पर ए को रोटेट करेंगे तो वो ए रेज़्ड पावर 2 है, फिर दोबारा 90 पर रोटेट करेंगे तो वो ए रेज़्ड पावर 3 है, फिर दोबारा 90 पर करेंगे तो वो 360 पर रोटेट हो जाएगा टोटल, तो वो ए रेज़्ड पावर 4 वो आइडेंटिटी होगा। तो डाईहेड्रल ग्रुप को हम इन जनरल कैसे लिख सकते हैं, ऑफ ऑर्डर 2n, dn को लिख सकते हैं यहाँ पर जनरेटर्स, और आगे जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या हैं कि जो रोटेशन है उसे हम रोटेट करें 360 पर, यानी पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स n है ना, तो n दफ़ा रोटेट करेंगे तो वो आइडेंटिटी हमें आंसर में देगा। क्योंकि 4 साइड्स थी तो हमने ए रेज़्ड पावर 1, ए रेज़्ड पावर 2, ए रेज़्ड पावर 3, ए रेज़्ड पावर 4 पर आइडेंटिटी आया। तो हम जितनी नंबर ऑफ़ साइड्स थी उतनी दफ़ा उसे रोटेट करवाएंगे तो आंसर आइडेंटिटी होगा, और 2 दफ़ा फ्लिप करवाएंगे तो वो आंसर आइडेंटिटी है। और बी इन्वर्स जो है वो बराबर है ए इन्वर्स के, या हम ये भी कह सकते हैं बी ए बराबर है ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू बी n माइनस ए रेज़ टू पावर n माइनस 1, और ए इन्वर्स सेम ही हैं। क्यों सेम है, ये देखें, अगर मैं ए n माइनस 1 को ए से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है ना आंसर। इसका मतलब है ए का इन्वर्स ये है, ए का इन्वर्स ये है, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये हमारे पास डाईहेड्रल ग्रुप है, हम इसे इस तरह से इन जनरल इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो बी ए है इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, अगर हम चेक करें बी रेज़ टू पावर 2 तो ये क्या होगा, बी ए इंटू बी ए, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने कहा था कि जो बी ए है वो किसके बराबर है, बी ए बराबर है जी ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू बी। तो ये क्या होगा, बी ए रेज़ टू पावर n इंटू बी, ये आइडेंटिटी है, और ये बी स्केयर बनेगा वो भी आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है बी ए का ऑर्डर क्या है, बी ए का ऑर्डर 2 है। हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी ये बी ए रिफ्लेक्शन है, जो एलिमेंट्स ए से जनरेट हो रहे हैं ए की पावर से, A1 A2 A3 A4, वो हमारे पास रोटेशंस हैं। और ये जो बी ए इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, या ए बी ए स्केयर बी ए क्यूब बी, ये हमारे पास रिफ्लेक्शंस हैं। अगर हमने D4 लिखना हो तो D4 क्या होगा, अगर हमने D4 के एलिमेंट्स लिखने हैं तो D4 हमारे पास है ए बी सच डैट A4 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये बी रेज़्ड पावर 2 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, या बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स, या बी ए इज़ इक्वल टू ए रेज़्ड पावर 3 इंटू बी। एलिमेंट्स लिखने हैं तो क्या एलिमेंट्स होंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब बी, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करें ए बी, फिर ए स्क्वायर को बी से, ए स्क्वायर बी, फिर ए क्यूब को बी से, तो ये 8 एलिमेंट्स आएंगे।